टॉपिक रहेगा वो सबसे पहले हम जानेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। उसके बाद फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम दोनों फ्रेम देखेंगे, एक तो इनर्शियल फ्रेम, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम। उसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, फिर नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा गैलीलियन इनवेरिएंस के बारे में होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बताएंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की सबसे पहले आप डिफिनीशन देख लीजिएगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डिफिनीशन क्या होती है, लिखेंगे द कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, द कोऑर्डिनेट या एक्सिस भी बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, मतलब एक्स वाई जेड जो कोऑर्डिनेट होते हैं। आगे क्या कर रहा है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट ले सकते हैं या फिर हम पार्टिकल के बारे में भी बता सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड होता है किसी भी पार्टिकल या फिर ऑब्जेक्ट का, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, देखिए कह रहा है कि जो कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करता है, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करता है किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में डिस्क्राइब करता है, विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू, ध्यान समझिएगा, दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करता है, रिस्पेक्ट टू दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिस्टम किसके अलोंग, अलोंग टाइम टी, किसी, मतलब कह रहा है जो कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड उसकी पोजीशन को निर्धारित करता है उसी कोऑर्डिनेट के संदर्भ में, विथ रिस्पेक्ट टू दैट कोऑर्डिनेट अलोंग टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में ही वो क्या करता है, उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करता है, कॉन्स्टिट्यूट्स ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक। कॉन्स्टिट्यूट्स मतलब बनाना होता है एक प्रकार से, केला वाला बनाना नहीं तो बनाना मतलब केला समझ लो, बनाना मेड, मतलब ये कह रहा है जो कोऑर्डिनेट होता है एक्स वाई जेड, कोऑर्डिनेट होता है एक्स वाई एंड जेड, जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, मान लिया कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई सा भी ऑब्जेक्ट है, कैसा भी ऑब्जेक्ट है, वो उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करता है। सबसे पहले तो उसकी पोजीशन बताएगा कहां पर है वो, विथ रिस्पेक्ट टू दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन बताता है, मतलब एक्स वाई के प्लेन में है, वाई जेड के प्लेन में है, जेड एक्स के प्लेन में, मतलब उसकी पोजीशन को इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में बताता है अलोंग टाइम टी, यहां पर कितने टाइम पर, टाइम के साथ लिया जाता है, और वैसे नॉर्मली कोऑर्डिनेट सिस्टम ही बोल सकते थे इसको, एक्स वाई जेड होता, बट ये अलोंग टाइम टी होता है इसलिए इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है ये चीज पहले समझ लेते हैं कि द कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड जो होता है, द पोजीशन ऑफ द, डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करता है विथ रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में अलोंग टाइम टी, टाइम के अलोंग उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करता है, और यही हमारा बनाता है क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ पाए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो प्रकार के होते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो प्रकार के होते हैं, लिख लेंगे यहां पर, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं
देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये हमारा दो प्रकार का होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक तो हमारा इनर्शियल फ्रेम होता है, इनर्शियल फ्रेम, एक होता है हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब बात करेंगे इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है। देखो सिंपल सा फंडा है, जिसमें न्यूटन्स का लॉ ऑफ इनर्शिया फॉलो करता है वो इनर्शियल फ्रेम होता है, जिसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया नहीं फॉलो करता है दैट इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम। बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम क्या होता है सबसे पहले ये जान लेते हैं। लिख लेंगे द फ्रेम, ऐसा फ्रेम, द फ्रेम इन विच न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसमें न्यूटन्स का जो लॉ ऑफ इनर्शिया होता है फॉलोड, कामा नोन एज, वो किसके नाम जाना जाता है हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम के नाम से वो जाना जाता है। ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिएगा, ये चीज़ बहुत ध्यान समझिएगा। अगर हम बात करें इनर्शियल फ्रेम होता क्या है कि मतलब कैसे जानेंगे कि उसमें न्यूटन्स का लॉ आपका फॉलो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, तो ये पहले जान लेते हैं ना, बात तो यही आती है। दूसरा पॉइंट होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है सबसे पहले ये जानते हैं। देखो पहले डिफिनीशन आप समझो, उसके बाद हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता देंगे। पहले आप डिफिनीशन समझिए क्या होता है इनर्शियल फ्रेम, क्या होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। लिखेंगे नॉन इनर्शियल में कि ऐसा फ्रेम जिसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया फॉलो ना हो। लिख सकते हैं द फ्रेम इन विच, जिसमें, इसमें क्या होता था न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया फॉलो होता था, बट इसमें क्या होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया डज नॉट फॉलो। न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया डज नॉट फॉलो, डज नॉट फॉलोड, कामा नोन एज किसके नाम जाना जाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम के नाम से जाना जाता है। क्लियर होता है? मतलब ये कि जिसमें सिंपल सा समझिए न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया फॉलो हो। अब कैसे फॉलो होगा? न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है, जो कि आप फर्स्ट लॉ बोल सकते हो, न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ इनर्शिया, उसमें आप बताया क्या गया था, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा मूवमेंट में है तो वो मूवमेंट में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट यदि रुका हुआ है तो तब तक रुका रहेगा जब तक कि कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। अगर ये नियम कोई फॉलो कर रहा है तब वो इनर्शियल फ्रेम में आएगा। माना कि कोई हम एक फ्रेम बना रहे हैं, कोई भी एक फ्रेम बना लो, सिंपल सा समझना ध्यान से, एक फ्रेम बना लो। अगर यहाँ पर एक बॉल रख दी जाए, एक बॉल रख दी जाए, हमने यहाँ पर पुश किया, हमने यहाँ पर क्या किया, पुश कर दिया, तब इस पर क्या किया हमने, फोर्स लगाया। पहले तो ये कांस्टेंट में है, कांस्टेंट में ही रहेगी, ये बॉल हमारी कांस्टेंट में है तो कांस्टेंट में ही रहेगी। यहाँ पर रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहेगी। अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव करे तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहेगी जब तक हम कोई इस पर फोर्स नहीं लगा देते। अगर हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं तब ये मूव करने लगेगा, अगर जब तक इस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक रुकेगा भी नहीं।
जनरली अगर बॉल रुकती है तो उस पर भी एक फोर्स कार्य करता है, आप सभी जानते हो, जिसे आप बोलते हो फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल। तो वो भी एक प्रकार से बल है। अगर ना लगे वहां पर फ्रिक्शनलेस, अगर हम किसी सरफेस पे उसको घुमा दे, वो बॉल हमेशा चलती रहेगी। ये बात है। तो मतलब ये हुआ कि यहां पर ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। बट जिसे कार में बैठे हो, आप जा रहे हो, कार में बैठ के जा रहे हो, ये बॉल कार में रखी गई है, ध्यान समझना, ये बॉल जो है हमारी किस में रखी गई है, कार में। अब ध्यान समझना, अब क्लियर यहीं पर होगा आपका मैटर। ये कोई कार है, ये कोई कार है, इसमें ये बॉल रखी गई है। अगर ये कार चल रही है, ये कार क्या हो रही है, चल रही है, इस तरफ मूव कर रही है। अगर मूव कर रही है तो ये अभी तो रुका हुआ है कांस्टेंट स्पीड से। अगर एकाएक ये ब्रेक लगाती है तो बिना हम फोर्स लगाए, इस पे फोर्स नहीं लगा, एकाएक ब्रेक लगाती है तो ये बॉल क्या होगी, आगे की तरफ आएगी, बिना फोर्स लगाए ये आगे की तरफ चली गई। मतलब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम। ये तो छोटा सा एग्जांपल था, एक इस पर काल्पनिक फोर्स लगता है, ये छोटा सा एग्जांपल था नॉन इनर्शियल फ्रेम का। मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऐसा फ्रेम होता है जहां पर न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया फॉलो नहीं करता है। अब वो क्या होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया, कि यदि कोई वस्तु पर हम फोर्स लगाते हैं, सॉरी, यदि कोई वस्तु हमारा स्टॉप है, रेस्ट पर है, तो हमेशा रेस्ट पर ही बनी रहेगी जब तक कोई इस पर बार बल न लगाया जाए। मतलब ये समझ लो, इसमें क्या होता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से। कोई भी ऑब्जेक्ट इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। बट इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं करता है, इसमें एक्सीलरेशन जीरो होता है, एक्सीलरेशन जो होता है वो जीरो, एक्सीलरेशन जीरो। बट यहां पर क्या होता है, यहां पर कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होती है, कांस्टेंट वेलोसिटी इधर नहीं होती है, इधर कोई भी कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होती है, धीम तेज, मतलब इरेगुलर वेलोसिटी होती है, सिंपल सा कहने का मतलब। यहां पर एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन इधर होता है, इधर जीरो एक्सीलरेशन नहीं होता है। मतलब यहां पर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सीलरेशन होता है और ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सीलरेशन जीरो होता है। ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है। पहले फटाफट से नोट डाउन कर लें, उसके बाद हम आगे चले रहे हैं। नोट कर लिए हैं, फटाफट से नोट डाउन करें, कर लिए। चलिए, एक छोटा सा पॉइंट है जिसे हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट, इसको हटाएं। इनर्शिया तो आप समझ पाए कि मतलब जिसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया फॉलो हो, आगे चल के हम आपको क्लियर समझ आएंगे तो समझ में आएगा। जिसमें लॉ ऑफ इनर्शिया फॉलो हो वो हमारा इनर्शियल फ्रेम होगा, जिसमें लॉ ऑफ इनर्शिया फॉलो ना हो, जब हम फॉलो करके दिखाएंगे तब आपको समझ में आएगा। कोई भी हम एक मान लिए ऑब्जेक्ट ले लिए, कोई भी एक फ्रेम लेंगे जिसमें लॉ ऑफ इनर्शिया फॉलो होगा, जब करा के दिखाएंगे तब समझ में आएगा। अभी तक सिर्फ थ्योरी पढ़िए कि इसमें जिसमें लॉ ऑफ इनर्शिया फॉलो हो वो इनर्शियल फ्रेम, लॉ ऑफ इनर्शिया फॉलो ना हो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम। जब हम फ्रेम में आपको अप्लाई कराएंगे तब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अभी तो थियरी समझिए। कई बच्चे सोच रहे होंगे कहाँ पर फॉलो होगा, कहाँ पर नहीं होगा। अभी हम इसके बारे में कराने वाले हैं आगे चल के। चलो, सबसे पहले हम देख लेते हैं एक और पॉइंट है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, एक जेड एक्सिस होता है। एक्स चाहे जो भी ले लें, जरूरी नहीं कि यही ले, जेड। और ये तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये इधर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इधर इंटरसेक्ट कर रहा है, इधर इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पर जो पॉइंट होता है ये ओरिजिन ओ बोला जाता है। बोलो हाँ या ना।
ओरिजिन ओ बोला जाता है। तो इसी को बोला गया द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज थ्री एक्सिस, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of these three axes, the point of intersection of these three axes, एक्सिस और एक्सिस में क्या अंतर है? एक्सिस हमारा प्लूरल फॉर्म है, यहां पर तीन एक्सिस की बात करें, थ्री एक्सिस एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई और जेड, चाहे कैपिटल मान लो चाहे स्मॉल बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसा पॉइंट जो कि तीनों एक्सिस का इंटरसेक्ट हो, तीनों इंटरसेक्शन कहाँ है? ओ है, इज नोन एज ओरिजिन ओ आर, इसे ही बोलते हैं हम रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट अगर पूछा जाए रेफरेंस पॉइंट क्या है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री एक्सिस एक्स वाई जेड इज कॉल्ड हमारा रेफरेंस पॉइंट। मतलब ऐसा पॉइंट जहां पर तीनों एक्सिस एक दूसरे को कट कर रहे हो, इंटरसेक्ट कर रहे हो, वो हमारा क्या होगा? रेफरेंस पॉइंट होगा। क्लियर है? यहां तक हटा दिया जाए, समझ में आ रहा है? अब हम पढ़ेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। यहां तक सबको क्लियर हुआ ना? सबको समझ में आ गया? हेडिंग लगा लेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। यहां पर हम इक्वेशन देखेंगे, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और गैलीलियन इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन का इक्वेशन ही पूछा जाता है, इसका प्रूफ नहीं आता है, सिर्फ यही डिराइव नहीं करना होता है, सिर्फ पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। इसका सिर्फ आप लोग फार्मूला याद रखिए बस, क्योंकि जब गैलीलियन इनवेरिएंस करेंगे हम तब यही फार्मूला हमारा यूज होता है, जो इक्वेशन हमारे मिले रहते हैं। सबसे पहले आप लगा लीजिए हेडिंग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के बारे में देखना, ध्यान समझना। हम पढ़ रहे हैं रिलेटिविटी, मेरा चैप्टर ही है रिलेटिविटी हम सभी का। तो रिलेटिविटी में क्या है, आपको माइंड ज़्यादा लगाना होता है, आपको 3D में सोचना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपको मैं 2D में यहाँ पर दिखा दूंगा आपको समझ में आ जाएगा, आपको 3D में सोचना पड़ेगा एक्चुअल में क्या हो रहा है। अगर आप 3D में सोच पाए, समझ पाए, जनरली आप बढ़िया से कर पाएंगे, क्योंकि इसमें जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा माइंड यूज़ कीजिए, माइंड का प्रयोग होता है कि हाँ जो जो हम बता रहे हो उतनी उतनी आप चीज़ अपने मन में इमेजिन कर लीजिए कि यहाँ पर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन रहा है, तो मतलब बना लो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम खड़े हैं, अगर हमारे यहाँ पर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाना हो, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस एंड एक जेड एक्सिस, या बाहर की तरफ जेड एक्सिस, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गया। अलॉन्ग द टाइम टी हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आपको एक मूवमेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बात किया जा रहा है, हम मूव कर रहे हैं, समझ लो कोई ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है, उस पे जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन रहा है मूवमेंट वाला बनेगा। जो एक प्रकार से रिस्ट है उस पे जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनेगा वो रिस्ट पर बनेगा। तो चलिए हम बात करेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में। इन्होंने एक फ्रेम लिया था जो कि आपका रिस्ट पे था, दूसरा फ्रेम लिया था जो कि आपका मूव में था, इन मोशन। मतलब ये कि इन्होंने दो फ्रेम लिए थे, एक तो पहला फ्रेम ये था, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, पहला फ्रेम था। ये हमारा ओरिजिन ओ हुआ, जिसे आप रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हो। तो इन्होंने क्या किया, एक फ्रेम तो इधर कांस्टेंट रख दिया, अब दूसरा फ्रेम भी इसी पर से चलाया। तो दूसरा फ्रेम जब इस पर से चलाया तो इधर पे ही था। जब ये इधर टाइम टी है, मान लिया इधर टाइम टी है, जब ये आगे चला कुछ मोशन किया तो ये कहां पहुंच गया, कुछ यहां, ये कहां पहुंच गया, कुछ यहां, ये जेड डैश हो गया,
ये y डैश हो गया और यहाँ पर x डैश हो गया, मतलब x डैश y डैश एंड z डैश पर ये पहुँच गया। कुछ यहाँ पर हम इसको कट पाट करते रहे, मतलब पहले ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस इधर था, पहले ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस इधर था, आफ्टर इट ये इधर चला गया, ये तो यहीं पर है। एक हमने दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया जो कि यहाँ से मूव करके यहाँ पर गया। यहाँ पर ओ क्या होता है, ऑब्जर्वर होता है, यहाँ पर ओ डैश टाइम टी डैश ले लिया गया। यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर था, मतलब ये कह रहे हैं यहाँ पर कोई मनुष्य था, ये पहले यहाँ पर था, तो इसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या बना था, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस, एक ऑब्जर्वर है। फिर ये ऑब्जर्वर, यही ऑब्जर्वर एक दूसरा ऑब्जर्वर यहीं पर खड़ा है, या फिर इसके लिए एक फ्रेम बन ही गया। अब यही ऑब्जर्वर यहां पहुंच जाए, मूव करके यहां पर पहुंच गया यही ऑब्जर्वर, तो इसके लिए जो फ्रेम होगा कुछ वाई डैश, ये एक्स था पहले के लिए, दूसरे के लिए क्या बन गया, एक्स डैश बन गया एंड ये जेड डैश बनेगा। तो यही चीज़ कहा गया, यहाँ पर टाइम टी डैश लगा, माना यहाँ पर टाइम टी था, अंतर तो यही हुआ ना। यही चीज़ इन्होंने क्लियर किया था। यहाँ पर इसको हम नाम देते हैं यस फ्रेम, इस वाले को, और इसको नाम देते हैं एस डैश फ्रेम। ठीक, क्लियर हुआ यहाँ तक। हमने कोई एक ऑब्जेक्ट रखा था यहाँ पर, मान लिया हमने कोई ऑब्जेक्ट है इधर, कोई सा भी एक ऑब्जेक्ट हमने रख दिया, ठीक। ये इससे कितने डिस्टेंस पर है, कितने डिस्टेंस पर है, यक्स डैश, और यहां से कितने डिस्टेंस पे है, यक्स डिस्टेंस पे है। क्लियर होता है। ये एक्स डिस्टेंस पर है, ये एक्स डैश डिस्टेंस पे। अब ये जब पहले से मूव किया था, ध्यान समझना, ये ऑब्जर्वर यहां से चल के यहां पर पहुंचा, मतलब यहां से चल के यहां पर पहुंचा, इसके कुछ वेलोसिटी रही होगी, वेलोसिटी v रही, और यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम t लगा। यहां तक समझ में आया, v वेलोसिटी से चला और कुछ टाइम t यहां पर लगा, यहां से यहां तक पहुंचने में t टाइम लगा। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आया, मतलब यहां से यहां तक टाइम t लगा। अब हम अगर इसकी बात करेंगे t डैश लेंगे, इसकी बात करेंगे t लेंगे, vt लेंगे, इसकी बात करेंगे t डैश लेंगे, बस इतना सा अंतर होगा। अब देखना ध्यान से, यहां पर आप क्या करोगे, कुछ बता सकते हो कि एस फ्रेम यहां पर क्या है, हियर, यहां पर जो एस फ्रेम है, एस फ्रेम ये हमारा स्टेशनरी पर है। स्टेशनरी क्या होता है, काफी बच्चे तो यही नहीं समझ पा रहे होंगे। स्टेशनरी मतलब होता है एट रेस्ट, एट रेस्ट। और जो एस डैश फ्रेम है, एस डैश फ्रेम है, ये नॉन स्टेशनरी पर है। नॉन स्टेशनरी मतलब इन मोशन, ये मूवमेंट कर रहा है। यहाँ पर देखे थे ये कांस्टेंट मतलब एक जगह रेस्ट पर था, सॉरी कांस्टेंट नहीं, रेस्ट पर था। फिर ये v वेलोसिटी से मूव करके यहाँ पर पहुंचा, v वेलोसिटी से मूव करके यहाँ पर पहुंचा, तो यहाँ पर पहुंचने पर इसकी कुछ वेलोसिटी रही होगी, मतलब कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है इन द मूवमेंट। अब काफ़ी बच्चे ये कंफ्यूज है, क्या सर जो एक जगह रेस्ट पर होता है वो फ्रेम हमारा रेफरेंस फ्रेम होता है, या फिर जो मूव कर रहा है वो नॉन रेफरेंस है? तो ऐसा कुछ नहीं है, नॉन इनर्शियल है। देखो कह क्या रहा है, अगर कोई फ्रेम रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा, चल रहा है तो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। v हमारा जो होगा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। इधर ये दोनों फ्रेम हमारे इनर्शियल फ्रेम होंगे, दोनों फ्रेम हमारे इनर्शियल फ्रेम होंगे, क्योंकि v क्या हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी, v क्या है हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है ये, v हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी। o और o डैश क्या है यहाँ पर, o डैश, o डैश
या ओ एंड ओ डैश लिख सकते हैं, ओ एंड ओ डैश। ओरिजिन इसे बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पर ऑब्जर्वर खड़ा है जिसे ऑब्जर्वर भी बोलेंगे, ये एक ऑब्जर्वर है। ओ और ओ डैश, यहाँ पर ही तो कोई व्यक्ति खड़ा होकर ऑब्जर्व करेगा। ऑब्जर्वर मतलब क्या होता है, कोई भी इवेंट यदि हो रहा है, आप खड़े हो, आप वो ऑब्जर्वर हो। मतलब सामने से जा रहे थे, मान लीजिए दो दोस्त थे, आपस में गले मिल गए, आप देख रहे हैं एक घटना हो रही है, तो आप क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, उसको देखकर इंप्रेस हो रहे हो। या फिर दो दोस्त आपस में गले जब मिल रहे हैं तो वो घटना आपने देखी, आप क्या हुए, ऑब्जर्वर। तो वही चीज ऑब्जर्वर का कार्य करता है। क्लियर है। अब देखेंगे इन्होंने इक्वेशन दिया था फॉर एस फ्रेम एंड फॉर एस डैश फ्रेम, दोनों के लिए इन्होंने इक्वेशन दिया था। तो लिख लेंगे फॉर यस फ्रेम के लिए क्या इन्होंने इक्वेशन दिया था, और फॉर यस डैश फ्रेम, एस डैश फ्रेम के लिए क्या इन्होंने इक्वेशन दिया था। एक बार हम यस फ्रेम के लिए भी इक्वेशन निकालेंगे और एक बार हम एस डैश के लिए भी इक्वेशन हम फाइंड करेंगे। क्लियर है। देखना एस फ्रेम के लिए हम क्या बोलेंगे, इधर क्या होगा, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन होगा, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। और इधर फॉर एस डैश फ्रेम, एस डैश फ्रेम के लिए हमारा क्या बोला गया था, ये गैलीलियन इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। इसके लिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। सेकंड वाला जो मूव कर रहा है इन मोशन में है, उसके लिए गैलीलियन इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बोला गया। गैलीलियन यस फ्रेम के लिए क्या बताओगे, इसकी जो ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस है यक्स है, यक्स की वैल्यू फाइंड करोगे। यहाँ पर टाइम टी है, वाई तो हमारा है ही, जेड भी हमारा है ही, ठीक। और ये जो मोशन कर रहा है ये वाला ओ से ओ डैश, कोई ऑब्जर्वर है जो मोशन कर रहा है इन एक्स डायरेक्शन, देख पा रहे हैं एक्स डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ना कि वाई डायरेक्शन में। मोशन इन ओनली एक्स डायरेक्शन हो रहा है। जो यहाँ पर ये इन मोशन है, लिख सकते हैं इन मोशन एट एक्स एक्सिस, केवल एक्स एक्सिस पर हो रहा है, वाई और जेड एक्सिस पर नहीं हो रहा है। या तो वाई एक्सिस पे लेंगे वाई एक्सिस पर, जेड एक्सिस लेंगे जेड एक्सिस पर, कोई भी एक एक्सिस ले लीजिए उसी एक्सिस पर होगा। यक्स अब देखेंगे यस फ्रेम के लिए, जो यक्स की वैल्यू क्या आएगी, वी टी प्लस एक्स डैश, ध्यान से समझना, वी टी प्लस एक्स डैश। अब एक्स जो है यहां से यहां तक है, टाइम क्या लग रहा है, टी डैश, तो यहां पर लिखेंगे वी टी डैश प्लस वी टी डैश प्लस एक्स डैश। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना बोलो, सही है। या आप डायरेक्टली समझो, टी डैश यहां से हटा लीजिए, एक्स बराबर वी टी प्लस एक्स डैश, सिंपल समझ लीजिए। यहाँ पर टाइम टी था, टी टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने पे, इसके बाद यहाँ पर टाइम टी डैश हुआ है, टी टाइम यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगा था, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टी टाइम लगा था। मान लो यहाँ पर 5 बज रहे होंगे, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 6 बज गए, कितने घंटे लगा, 1 टाइम, मतलब 1 आवर लगा, टाइम की वैल्यू 1 आवर। यहाँ पर 6 बजे हैं, टी डैश की वैल्यू 6 होगी ना, इसकी वैल्यू तो 6 होगी नहीं, कितने घंटे लगे हैं, टाइम कितना लगा है, वो चीज़ बात किया जा रहा है। तो क्या लिखोगे, एक्स बराबर वी टी प्लस एक्स डैश, जो एक्स होगा कितना होगा, वी टी प्लस एक्स डैश। वी टी क्यों आया, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा था इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और टी टाइम लगा रहा था। टी यहाँ पर क्या होगा, टी यहाँ पर क्या होगा, टी डैश के बराबर होगा। क्यों टी डैश के बराबर होगा, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हैं कि मान लो सर यहाँ 4 बज रहे होंगे, 4 बजने से हमने स्टार्ट किया 4 AM से, यहाँ पर मान लो 6 AM बज गए, कैसे क्या टाइम बराबर हुआ,
देखो काफ़ी कंफ्यूजन की बात है। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है, यहाँ पर 4 बज रहे हैं। दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहीं से स्टार्ट होता है, यहीं से स्टार्ट होता है, उसमें भी 4 बज रहे हैं। मान लो एक यहाँ पर मैन खड़ा है, एक यहाँ पर मैन खड़ा है, या फिर और क्लियर समझो, एक यहाँ पर व्यक्ति खड़ा है, मान लो आपका दोस्त, इसका नाम सोनू, इसका नाम सोनू। ये कोई ऑब्जर्वर है, इसके हाथ में एक घड़ी लगी है जिसमें बज रहे हैं 4 AM, सुबह 4 बजे, मॉर्निंग वॉक करने आए थे। और इसी के बगल में खड़ा है ये मोनू, ये इसी के बगल में खड़ा है मोनू, इसके हाथ में भी घड़ी है जिसमें 4 बजे होंगे। बोलो हाँ या ना, सही कि नहीं? दोनों की घड़ी में 4 ही, अरे भाई घड़ी के समय सेम है तो 4 ही बजेंगे। मॉर्निंग वॉक करने आया, ये मॉर्निंग वॉक करते करते थक गया था तो यहीं पर बैठ के रेस्ट करने लगा। ये कहा कि थोड़ी दूर हम और मूव कर लेते हैं, थोड़ी दूर हम और मूव कर लेते हैं, तो ये मूव करने लगा। मूव करने के बाद ये यहाँ पहुँच गया, ये यहाँ पहुँच गया। अब देखिए ये कहाँ पहुँचा है, यहाँ पर, ये है सोनू, सॉरी मोनू। मोनू यहां से यहां तक पहुंच गया। अब इसकी घड़ी में देखिए कितने बज रहे हैं, मान लो यहां पर 1 घंटे का समय लगा, 5 बज गए, 5 AM। बोलोगे सर अब कहाँ सही हुआ, यहाँ पर तो 5 बज रहे हैं, यहाँ तो 4। लेकिन जब यहाँ पर ये बैठा था तो इसमें की घड़ी में दोनों में 4 बज रहे थे। 1 घंटे का समय लगा, 1 घंटे ये बैठ कर बिताया, 1 घंटे ये चला है, तो इसकी घड़ी में भी 5 बजेंगे, इसकी घड़ी में भी 5 बजेंगे। है ना इंटरेस्टिंग टॉपिक? मतलब आप चलते चलते थक गए, यहाँ पर खड़े हो गए, आपका दोस्त अभी नहीं थका, वो 1 घंटे तक और चला, आपके घड़ी में भी 4 बज रहे हैं, उसकी घड़ी में भी 4 बज रहे हैं। 1 घंटा चलने के बाद आपकी घड़ी में कितने बजेंगे? 5 बजेंगे, और उसकी घड़ी में भी 5 बजेंगे। लेकिन है क्या, पोजीशन चेंज हो गई है, लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो गया है, लेकिन टाइम वही है। टाइम हमारा नहीं बदलता है, टाइम हमारा सेम रहता है। पोजीशन अलग अलग हो गई कि आपका दोस्त यहां से वहां तक चला गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल गए, यहां पर XYZ था, वहां पर X', और Z' हो गया। तो वही चीज बता रहा है, टाइम जो होगा T' दोनों बराबर होंगे। जो Y है, Y की तरफ कोई भी मूवमेंट नहीं है, दोनों बराबर है। Z की तरफ भी कोई मूवमेंट नहीं है, Z भी बराबर है। तो ये हमारा इक्वेशन निकल के आ जाता है। अब बात कर लें फॉर S' फ्रेम। S' फ्रेम के लिए दोनों की तरह समझाएंगे, एक बार हम फिगर से भी समझाएंगे, वैसे भी समझाएंगे। S' फ्रेम के लिए, S' फ्रेम ये है हमारा, इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है कितनी दूरी पर है, X' दूरी पर है। जो Y एक्सिस है वो Y' है, Z एक्सिस Z' है, टाइम T' है। सबकी वैल्यू हमको फाइंड करना है। अब यहां से X' की वैल्यू फाइंड कर लो, X - VT, हाँ या ना? Y' की वैल्यू हमारी Y ही है, Z' की वैल्यू Z ही है, T' की वैल्यू T ही है। हमने सब कुछ समझाया आपको, सब कुछ बराबर होगा। बस X' की वैल्यू यहां से फाइंड करो, X - VT, या फिर वहां से भी नहीं फाइंड करना तो यहां से फाइंड कर लो X' की वैल्यू। टोटल X में से यदि हम VT को घटा दें, X' मिल गया। टोटल X में से VT हटाओ, X' मिल गया। मतलब ये हमारा इक्वेशन मिला। मतलब बात आए अगर हमारी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन और गैलीलियन इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की, तो दोनों हमारे इक्वेशन यही होंगे। याद कर लीजिए, एक इक्वेशन याद रहेगा, दूसरा ऑटोमेटिक आपका निकल जाएगा। नोट करें। अब हम चलते, ये सिर्फ इक्वेशन ही पूछा जाता है कि राइट डाउन द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन या फिर गैलीलियन इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब हम बात कर लेते हैं गैलीलियन इनवेरिएंस के बारे में, फटाफट से नोट डाउन करें। चलिए गैलीलियन इनवेरिएंस के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। क्या होता है गैलीलियन इनवेरिएंस? गैलीलियन इनवेरिएंस के समझने से पहले आपको समझना होगा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी क्या होती है। ये थ्योरी बोलती है कि कुछ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जैसे कि हम बता सकते हैं कोई भी क्वांटिटी बता सकते हैं, कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है
जो कि ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद वो चेंज हो जाती है, और कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद चेंज नहीं होती है, जैसे कि हमारा एक्सीलरेशन हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, आपने देखा। लेकिन कुछ ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद कुछ ऐसी क्वांटिटी होती हैं जो कि चेंज हो जाती है। आपने देखा क्या कि वेलोसिटी आपने देख रहा था कि चेंज हुई थी, पहले देखे थे आपने जो यक्स समय में देखा क्या था, एक्स डैश बराबर, पहले एक्स निकाले थे तो एक्स डैश प्लस वी टी निकला था ना। वेलोसिटी यहाँ पर भी चेंज आएगी, अभी हम निकाल के दिखाएंगे। तो आप एक सिंपल सा समझिए कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। काफ़ी बच्चे तो अभी यही नहीं समझ पाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन, जबकि हमने आपको बताया कि पहले ऑब्जर्वर यहाँ है, कोई ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़ा होकर देख रहा है, आफ्टर सम टाइम ये ऑब्जर्वर यहाँ पर पहुँच गया तो इसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये बन जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो हम जानते हैं जैसे मान लो एक्सीलरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ से यहाँ तक जाओ, अगर मान लो यहाँ पर कोई 10 किलो की वस्तु है, 10 किलो की वस्तु रखी गई है, यहाँ पर से इसको देखोगे फिर भी 10 किलो की दिखेगी, या फिर उठाओगे वजन करोगे फिर भी 10 किलो, आगे बढ़ के उठाओ फिर भी 10 किलो, मास हो गया। क्या चेंज हुआ, नो चेंज, नो चेंज ना। बोलो टाइम आपने देखा ही, यहाँ पर आपकी घड़ी में 4 बज रहे हैं तो इसकी घड़ी भी अगर यहाँ पर मान लीजिए 1 घंटे के बाद पहुँचा, यहाँ पर अगर 5 बजेंगे इसमें भी 5 बन जाएंगे, 1 घंटा इसका भी तो बीता। एक्सीलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम, टाइम में कितनी वेलोसिटी हो रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से। एक्सीलरेशन भी हमारा क्या होगा, नहीं चेंज होगा, लेकिन वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होती है। कैसे, सिंपल सा समझो, आप 2 व्यक्ति हो, एक ट्रेन है, एक हमारी ट्रेन है, ये देखो सर, इससे अच्छे तो बच्चों की खेलने वाली ट्रेन होती होगी, ये हम तुम लोगों के खेलने के बना रहे हैं ना, खेलना बैठ के। लॉकडाउन में, लॉकडाउन तो खुल गया ना, बच्चे बदमाशी करने लगे। अब देखो एक ट्रेन है, ट्रेन में अगर आप इधर स्टेशन है, समझ लो ध्यान से, समझना ध्यान से, एक स्टेशन है, स्टेशन पे एक बंदा खड़ा है, बंदर नहीं बंदा, ये आंखें फाड़ फाड़ के इस ट्रेन को देख रहा है। तो इसे ऐसा लगा कि ये ट्रेन, इसके अनुसार ये ट्रेन 40 किलोमीटर पर, अरे इतनी जल्दी कैसे पकड़ लेगी 40 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, ऐसा कुछ बोलो सही लगे ना, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, बोलो हाँ या ना। इसे ऐसा लग रहा है कि ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। अगर यही स्टेशन पे कोई रेस्ट पर ना होकर कोई बंदा इसके ट्रेन के बगल बगल चल रहा है, मान लो ये ट्रेन पकड़ना चाहता हो, ट्रेन ऐसे जा रही है, उसके बगल बगल ऐसे चल रहा है, समझना ध्यान से। आप लोग भी दौड़ के पकड़े होगे कभी कभी, काफ़ी बच्चे शरारती होते हैं, नहीं किसी की मजबूरी भी होती है, लेट हो जाती है, कुछ खाना पीना खाने उतरे होते हैं, लेट हो जाता है, तो ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हैं। अब ट्रेन पे कब चढ़ोगे, जब तक आप ट्रेन की स्पीड से मूव नहीं करोगे तब तक ट्रेन पे कैसे चढ़ पाओगे ना। मतलब मान लो यहाँ पर कोई बंदा चल रहा है, ट्रेन को पकड़ना चाहता है, इसकी वेलोसिटी है 5 किलोमीटर पर आवर, जबकि ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटे की ही चाल से चल रही है। एक्चुअली जो खड़ा है इस पे, मतलब जो व्यक्ति यहां पर स्टेशन पे खड़ा है, वो व्यक्ति अगर देखेगा इसको तो ये 10 किलोमीटर पर आवर से ही चलती प्रतीत आएगी, जबकि ये जो व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, ये इस ट्रेन को देखेगा, इसके अनुसार ये ट्रेन 5 किलोमीटर पर आवर से ही चलती हुई नजर आएगी, क्योंकि 5 किलोमीटर तो यही कवर कर ले रहा है पर आवर। यही मैटर है थियरी ऑफ रिलेटिविटी, हमने आई बटन में दिया है, पहला वीडियो जरूर जाकर देखें, क्योंकि उसमें हमने इसकी थियरी पूरी बताई है। समझ में आया, मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी यहां पर चेंज समझ में आती है,
यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है, इसके लिए जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन रहा है, इसके लिए वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, जबकि इसके लिए जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन रहा है, इसके लिए वेलोसिटी हमारी 5 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी चेंज हुई कि नहीं हुई? चेंज हुई। तो वेलोसिटी हमारी चेंज होती है, जैसे कि और भी आगे होते हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर वेलोसिटी लेंगे, और जो चेंज नहीं होता है जैसे मास हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, हमारा वेट हो गया, ये सब चेंज नहीं होते हैं। हटा दें इसको, ये तो समझाने के लिए थे। चलिए अब हम चालू करते हैं गैलीलियन इनवेरियंस के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में भी आया होगा अच्छी तरह से। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, कुछ है भी नहीं। लिखेंगे इसमें गैलीलियन इनवर्सन में कि फ्रॉम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन from गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन थियरी। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन थियरी क्या बोलती है कि सम ऑब्जेक्ट या फिर पार्टिकल, सम ऑब्जेक्ट लिखिए, सम ऑब्जेक्ट चेंज आफ्टर, किसके बाद चेंज हो जाते हैं? क्या होने के बाद चेंज होते हैं? आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन समझ पाए ना? ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कोई यहां पर है, उसकी पोजीशन चेंज हो जाए आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। लाइक जैसे बता सकते हो वेलोसिटी चेंज होती है ना, बट सम ऑब्जेक्ट, यहां पर हम क्वांटिटी लिखिए, क्वांटिटी ज़्यादा बेटर रहेगा, क्वांटिटी ही रहेगा यहाँ पर। सम क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होती है, रिमेन्स कांस्टेंट आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद भी चेंज नहीं होता है। ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कि लाइक बता सकते हो एक्सीलरेशन हो गया, वेट हो गया ना, एक्सीलरेशन हो गया, वेट हो गया, टाइम हो गया, मास भी बोल सकते हो इधर, टाइम हो गया, एटसेट्रा। इस प्रकार से ये सब कांस्टेंट रहते हैं। मतलब ये कहा जा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन थियरी जो बताई, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन थियरी, कुछ ऐसे क्वांटिटी थे जैसे कि वेलोसिटी, ये ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद चेंज हो रहे थे, बट कुछ ऐसे क्वांटिटी थी जो कि ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद भी चेंज नहीं हो रही थी, जैसे कि एक्सीलरेशन, टाइम एंड वेट। हम यहां पर बताएंगे हेंस जो गैलीलियन इनवेरियंस होता है उसको वो क्या बोलता है, जो कांस्टेंट रहता है, जो चेंज नहीं होता, वही हमारा गैलीलियन इनवेरियंस है। हेंस द क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी, द क्वांटिटी whose, the quantity या which लिख सकते हैं, which remains constant after, किसके बाद? ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद भी कुछ क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है, कुछ क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है। इज नोन एज, वो हमारा क्या कहलाता है? गैलीलियन इनवेरियंस। गैलीलियन
वेरिएंस। नोट करें, नोट करें, नोट कर लिए। चलिए हम इसको तो प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे? गैलीन इनवेरिएंस जो होता है, द क्वांटिटी व्हिच रिमेन्स कांस्टेंट आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज गैलीन इनवेरिएंस। मतलब ऐसी क्वांटिटी जो कि रिमेन्स कांस्टेंट बनी रहती है आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद भी रिमेन्स कांस्टेंट बनी रहती है, वही हमारी क्या कहलाती है? गैलीन इनवेरिएंस कहलाती है। मतलब जैसे हम एक्सेलरेशन ले लें, वो हमारा मेन टॉपिक बना रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा। अब इसका प्रूफ कैसे हो? हम जान गए कि हाँ एक्सीलरेशन चेंज नहीं होता है, वेलोसिटी चेंज होता है। थियरी भी जान गए कि 5 किलोमीटर वो चल रहा है तो 10 किलोमीटर ट्रेन चल रही है, तो उसके बाद हम देख रहे हैं वेलोसिटी मूव हो जा रही है, एक्सीलरेशन नहीं हो रहा है। थियरी के माने में तो है ही, लेकिन हमें स्पेशल प्रूफ चाहिए। प्रूफ कैसे फाइंड करोगे? तो इसी के प्रूफ से हम फाइंड करेंगे गैलीन इनवेरिएंस से प्रूफ देखेंगे। पहले किस प्रकार से हम यहाँ पर प्रूफ कर पाएंगे कि यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो चेंज हो जाएगी, जबकि जो हमारा एक्सीलरेशन होगा वो चेंज नहीं होगा। सबसे पहले आप लिखेंगे वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा लिखेंगे एक्सीलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन। देखेंगे कौन सा हमारा चेंज हो रहा है, कौन सा चेंज नहीं हो रहा है। एक्सीलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन। एक्सीलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, चलिए देखते हैं वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले हम बारी बारी से उठाएंगे, जो हमारा इक्वेशन बनाए थे, चारों इक्वेशन, वो चीज हम उठा के देखेंगे। पहला इक्वेशन क्या था? पहला इक्वेशन क्या था? जो हमारा यक्स हुआ करता था वो क्या था? एक्स डैश प्लस वी टी, यही तो था पहला इक्वेशन। एक्स बराबर एक्स डैश प्लस वी टी। पहले हमारा पोजीशन यक्स था, क्या वो आगे जाने के बाद वेलोसिटी चेंज? पहले इसी से हम फाइंड करेंगे, एक्स बराबर एक्स डैश प्लस वी टी से। क्लियर हो रहा है? समझ पा रहे हो? या फिर ध्यान समझना, ये पोजीशन हमारा एक्स, ये इसके लिए था एक्स डैश, इसके लिए बन गया था एक्स डैश, इसके लिए बन ये। तो अगर हम बात करें, चाहे जो भी, चाहे इससे निकालें चाहे दूसरे वाले से निकालें, तो आपकी बुक में जो निकाला गया है वो ऐसे निकाला गया है, एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी। आएगा सेम, कोई दिक्कत है नहीं, वो एक्स के रिस्पेक्ट में वो एक्स डैश के बराबर आएगा सेम। लेकिन आपके बुक में जो दिया गया उस प्रकार से हम बता रहे हैं। चाहे जो इक्वेशन यूज करो, चाहे पहला वाला यूज करो, चाहे दूसरा वाला यूज करो, मानी बात थोड़ी है कि यही वाला यूज करेंगे। तो हमें क्या चाहिए? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? हम जानते हैं वेलोसिटी जो होता है वो होता है क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट इधर कितना हो रहा है? एक्स अपॉन टी। हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, dx अपॉन dt हमको चाहिए। dx अपॉन dt कैसे बनेगा? t के रिस्पेक्ट में सभी को डिफरेंशिएट कर दो। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। t के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट कीजिए, डी अपॉन डी टी एक्स डैश। वैसे इसकी जो एक्चुअल वैल्यू पढ़ी जाती है डी डी टी पढ़ा जाता है, डी डी टी ऑफ एक्स डैश, डी अपॉन डी टी एक्स डैश नहीं पढ़ा, डी डी टी अपॉन डी डी टी ऑफ एक्स डैश इक्वल टू डी डी टी ऑफ एक्स माइनस वी। वी हमारा एक क्या है? वी आपने देखा था, अभी मैंने निकाला था, कांस्टेंट वेलोसिटी था। जो कांस्टेंट होता है वो बाहर कर लिया जाता है, डी डी टी ऑफ टी। अब देखना, डी डी टी ऑफ एक्स डैश है, हम जानते हैं इसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। वेलोसिटी हम यहाँ पर यू माने, यू डैश इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। ऑलवेज आदत पड़ेगी यार, डी एक्स अपॉन डी टी, बस ओरिजिनल जो है ओरिजिनल जाते रहिए। डी डी टी ऑफ एक्स इसको पढ़ते हैं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? यू माइनस वी
डी डी टी ऑफ टी, मतलब टी के रिस्पेक्ट में टी का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है। मतलब क्या मिला, u डैश इक्वल टू u माइनस v। बोलो हाँ या ना, मिला कि नहीं। अब ये x के लिए था ना, तो इसे ux लिख सकते हो ना। बोलो सेकंड वाला क्या होता था हमारा, y डैश इक्वल टू y। इसका सेम डिफ्रेंशिएटिंग कर देंगे। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हुआ करता था, डिफ्रेंशिएटिंग वी गेट, डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा, डी वाई डैश ऑफ डी टी इक्वल टू डी डी टी ऑफ वाई, डी डी टी ऑफ वाई डैश यू वाई डैश एंड यू वाई। इसी प्रकार आपका थर्ड जो इक्वेशन था z डैश इक्वल टू z था, इक्वेशन नंबर थर्ड हुआ करता था। इसका डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग क्या मिल जाएगा, u z डैश इक्वल टू u z। कैमरे में सबको दिख रहा है प्रॉपर, कैमरे में दिख रहा है आपको, चलिए u z डैश इक्वल टू u z। समझ में आया। यहाँ पर u क्या था, यहाँ पर वेलोसिटी बताइए, v तो हमारे लिए थे वरना वही बता देते। u क्या होता है, x हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है, x डिस्प्लेसमेंट गया था, देख पा रहे थे आप वहां पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो आपने देखा था, ये ऑब्जेक्ट जो था ये x डिस्टेंस पे था और इससे जो था x डैश डिस्टेंस पे था, तो वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब वेलोसिटी। एक्सीलरेशन कैसे फाइंड करोगे, 2 बार हमें करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएट, 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रही है कि नहीं, ये पहले बताओ। वेलोसिटी चेंज हो रही है, ये देखो x के रिस्पेक्ट पे, y और z में तो कोई वेलोसिटी थी ही नहीं, ना तो y में थी ना z में, चेंज कहाँ होगी। जो y डैश का होगा वही y का भी होगा, जो z डैश का होगा वही z का होगा। लेकिन यहाँ पर चेंज है तो यहाँ पर लिख सकते हैं वेलोसिटी क्या होगा, चेंज, मतलब वेलोसिटी जो होती है हमारी चेंज हो जा रही है, मतलब वेरिएंट है, वेलोसिटी वेरिएंट, वेलोसिटी यहां पर वेरिएंट है। अब हम बात करेंगे एक्सीलरेशन की, एक्सीलरेशन यहां पर ई लिख लीजिएगा। एक्सीलरेशन मतलब 2 बार हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, इसको 2 बार, x डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी। इसको जब एक बार डिफ्रेंशिएट किए थे तो ये मिला था ना, तो डायरेक्ट इसी से फाइंड कर लें, नहीं तो यहां पर एक बार इसका डिफ्रेंशिएट कर दो, हो गया। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था ये। इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, आपको हमने करके दिखाया, क्या मिला है, u डैश एक्स इक्वल टू यू एक्स माइनस वी। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, फिर से जब डिफ्रेंशिएट करोगे क्या हो जाएगा, डी डी टी ऑफ यू डैश एक्स इक्वल टू डी डी टी ऑफ यू एक्स माइनस वी का डिफ्रेंशिएशन डी डी टी ऑफ वी। वी यहाँ पर कांस्टेंट है, ये हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, वी हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। अब देखना डी डी टी ऑफ यू डैश एक्स, मतलब वेलोसिटी को हम u बोलते हैं और t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करें, मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम मतलब एक्सीलरेशन, तो क्या हो जाएगा, a डैश एक्स इक्वल टू एक्स। बोलो चेंज हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ। दूसरा क्या था इक्वेशन, y डैश इक्वल टू y था। डिफ्रेंशिएटिंग जब डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या मिलता है, y डैश का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारा, डी डी टी ऑफ वाई डैश इक्वल टू डी डी टी ऑफ वाई। डी डी टी ऑफ वाई डैश क्या लिखोगे, यू डैश वाई और इसको यू वाई। देखना वाई हम एक्सिस सिर्फ बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि यू वाई का मतलब कुछ है। यू मतलब वेलोसिटी है, वाई क्या है, ये वाई एक्सिस है, एक्सिस दिखा रहा है, अदरवाइज यू ही दिखाते सिर्फ। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, अगेन फिर से करोगे, फिर से डिफ्रेंशिएट करो इसको। जब फिर से करेंगे क्योंकि मैं एक्सीलरेशन चाहिए,
फिर से जब इसका करोगे तो क्या मिल जाएगा हमको, ए डैश वाई इक्वल टू ए वाई। सिमिलरली यहाँ पर लिख लो, नहीं तो लिख ही दो। इक्वेशन नंबर 3 क्या था, जेड डैश इक्वल टू जेड, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी इन 2 टाइम्स। 2 प्रकार इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे ये मिलेगा u डैश जेड इक्वल टू यू जेड, दोबारा करेंगे तो ये मिलेगा, मतलब ए जेड डैश इक्वल टू ए जेड। मतलब क्या है यहाँ पर, जो ए डैश एक्स का, एक्स में ही एक्सेलरेशन ही हो रहा है, इधर तो होगा ही नहीं, ये तो जानते ही हो, हमने पहले से ही बता दिया। तो इधर भी देख रहे थे एक्स का जो एक्सेलरेशन है वही एक्स डैश का भी एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन क्या है हमारा, इनवेरिएंट है, इनवेरिएंट। यहां पर आप देख पाए कि जो वेलोसिटी है हमारी वो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद चेंज हो जा रही थी। यहां पर देखिए, क्या एक्स डैश की जो वेलोसिटी है वही यू एक्स की भी है, नहीं है, एक्स की जो है यू एक्स माइनस वी, इसका क्या है यू डैश एक्स। बस यहां पर एक्स डैश का जो एक्सीलरेशन है वही एक्स का है। हाँ प्रॉपरली है, ठीक, समझ पाए, क्लियर है, नोट करें, नोट करें। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, ऑल द वेरी बेस्ट। नोट कर लीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।